नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल पर स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने कई सारे बहुत बड़े बड़े समझौते किए हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पे एक बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल हुई है। और पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को और क्या क्या हासिल हुआ है, इस मामले में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ श्री राजीव नयन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पीएम मोदी का दौरा जारी है और अभी हाल में हमने देखा कि आज ही दिन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक और एचएल के बीच एक समझौता हुआ कि भारतीय धरती पर लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। तो इस तरह के और क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं कि कैसे भारत को दुनिया भर में बढ़त हासिल हो रही है? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के अंदर ये बातचीत चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा उन्हें भी लग रहा था, अमेरिका को भी, कि हमारी शक्ति क्या है। तो जब हमारा भी शक्ति परीक्षण उन्होंने किया, लगा कि हमारे पास भी दम है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पूरी योजना है, जो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस जिसे कहते हैं, खुद का हम स्वावलंबी भारत के अंदर एक हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की भी काफी हमने बात करनी शुरू की है। और यहाँ पर भारत एक, जो कभी चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, अभी प्रधानमंत्री मोदी की एक कोशिश है कि भारत अन्य चीजों के अलावा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बने। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने, और यहाँ पर उत्पादन हो महत्वपूर्ण विषयों का, मतलब उसमें रक्षा उत्पादन भी शामिल है, बाकी भी है। तो रक्षा उत्पादन पर भी अब हमारा ध्यान आ रहा है, और रक्षा एक निर्यात के बारे में सोचा जा रहा है। और अभी अब कुछ दिन पहले आप प्रेस विज्ञप्ति देखे होंगे रक्षा मंत्रालय का, तो उन्हें जबरदस्त एक उपलब्धि हासिल की कि हमने रक्षा के निर्यात में, जो कभी हम आयातित करने वाले देश 70% से 80% तक एक राष्ट्र जो कि रक्षा संपदा और रक्षा उत्पादों का यहाँ पर हम कभी आयात किया करते थे, अब हम निर्यात की तरफ बढ़ रहे हैं। और जबकि मैं उसमें, मेरा एक अलग मत है कि वह केवल कैटेगरी 6 आइटम का ही था, और भी क्षेत्रों में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह एक जो पहल है कि इंजन बनाने की, तो वो इंजन के साथ साथ देखिए, हमारा इंजन किसी भी, जो आप विमान कहें, चाहे लड़ाकू विमान हो या कोई भी विमान हो, ये उनका असली जान प्राण होता है, बाकी सजावट है। तो जहां इंजन आपने बना लिया तो आप काफी आगे बढ़ेंगे। बाकी ढांचा कुछ हो जाए, नेविगेशन कुछ हो जाए, तो वो सब छोटी चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लग सकते हैं। तो अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, साथ साथ अपनी हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। तो हम दोनों को एक सामंजस्य स्थापित करके, जी से हम कभी इंजन लिया करते थे, आज हम खुद यहाँ पर उत्पादित करेंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें होगा ही, और आगे भी कई सारी चीजें आएंगी। तो इस तरह की एक, देखिए, एक कदम है, लेकिन आगे के लिए हमें निश्चित ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपनी स्वावलंबी भारत अगर बनाना है, तो हमारा खुद का अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसे भी मजबूत करना होगा। लेकिन एक एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम, एक कदम आगे, हम जिसे लिफ्ट फ्रॉगिंग करके हम बोला करते हैं कि एक थोड़ा सा लिफ्ट फ्रॉगिंग सा हो जाता है। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ हो गया, आप उसके बाद आगे आप विकसित करेंगे अपने बल। जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप सर। आपने अभी इंडिकेट किया कि भारत का जो रक्षा निर्यात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने इस पर स्टोरी की थी, लगभग 85 देशों को भारत आज रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और पिछले 8 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ा है। अब मैं फिर से लौटता हूं अपने मूल प्रश्न पर कि आज जो समझौता हुआ, अमेरिका नॉर्मली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, खासतौर पर नाटो के देशों को भी उसने इंजन बनाने की तकनीक नहीं दी है। अचानक उसको भारत में ऐसा क्या दिखा कि मतलब भविष्य में इसका क्या संकेत है कि उसने भारत देखिए, को आपने बड़ा तकनीक ही ट्रांसफर करने के बाद? महत्वपूर्ण प्रश्न किया, और आपने इसकी जो प्रश्न के रीढ़, जिसको कहते हैं नाड़ी का परीक्षण कर लिया है, क्यों किया। और इस पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, यह क्यों किया, क्योंकि अब हमारी भी क्षमता काफी बढ़ गई है, और हम इसमें काफी अपना जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के अपने से स्वनिर्मित बनाने के तरफ हमारे डीआरडीओ ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
पुणे में हमारे मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में एक अच्छी फैक्ट्री बनी थी, और वो आप बड़ा उसमें हमने तकनीकी काफी विकास किए हैं। तो अमेरिका को भी लग गया कि भाई देखिए, आगे अगर बढ़ना है तो भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और इसके पास एक क्षमता है मानव मानव संसाधन, जो मानव संसाधन उनके पास एक कमी है, और वो कभी जी चीन पर आश्रित होते थे। कहा ही जाता है कि वहां पर गांधी और गोल्ड रिंग, मतलब कि जीव और हिंदू, यही दोनों आपके उसमें जाते हैं शोध करने को, रिसर्च करने को। तो देखिए, अब तो गांधी मतलब कि भारत, गांधी की तरफ तो खुद आ गए हैं कि भारत में अपना वो एक बिठाएंगे, अपना एक देश स्थापित करेंगे। देखिए, उनके साथ साथ तो इजराइल में भी के साथ उनका अपना अच्छा चलते रहता। अब इजराइल के साथ साथ मतलब वहाँ की एक यहूदी जो समुदाय है, वो काफी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहती है। चीन पर भी थे बीच में वासी, तो चीन पर थोड़ा सा उनका कम करने का जो अभी प्रयास चल रहा है, उसके तरफ हम इसके समझा जा सकता है कि देखो, चीन पर भी अपने आश्रय उन्होंने समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत की जो एक नीति है, बड़ा ही जोरदार तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने रखी है कि भाई आप भारत तो आइए, केवल हम ही क्यों आ जाए, क्यों आपसे सारे हम लोग एक म्यूचुअल गेन की तरफ, क्योंकि आपसी दोनों में फायदा हो, उस तरफ रास्ता बढ़ाइए। केवल आप अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स आप सीधे बेचना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। तो हम दोनों मिलकर एक साझी जो एक एक जो उपक्रम है, उसको आगे बढ़ाएं। तो इसी दिशा में मैं तो इसे मानता हूं कि एक अच्छा कदम है, और अमेरिका भी भारत की ताकत को पहचान रहा है, हमारी जो तकनीकी ताकत है जो बढ़ रही है। और इस पर ये मैं नहीं कहूँ कि आज की घटना है, ये बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन इसे नेतृत्व प्रदान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। और एक वहाँ की दोनों तरफ की एजेंसी, दोनों तरफ के संस्थाएं बातचीत कर रही थी, एक दूसरे की टोह ले रही थी, टटोल रही थी, दूसरे की जी क्षमताओं को आंक रही थी। और आंकते हुए एक जो कहीं ना कहीं होता क्या है कि आप आगे कैसे बढ़े, वहां पर एक एक हिचकिचाहट और एक समस्याएं होती हैं। तो उस हिचकिचाहट को अभी बहुत हद तक प्रधानमंत्री की बोल्ड जो एक इनिशिएटिव्स होती है, उसमें उन्होंने समाप्त किया और ला रहे हैं यहाँ पर। सर, जी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में अहमदाबाद में एक डिफेंस एक्सपो हुआ था। वहाँ रक्षा मंत्री से मैंने सवाल पूछा था कि तेजस का जो शरीर है भारतीय है, लेकिन आत्मा यानी इंजन जो है उसका वो विदेशी है, ये कब, ये विसंगति क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि अनुष्मान जी, हम बहुत जल्दी इस विसंगति को दूर करेंगे। और देखिए, उन्होंने आज वो बात उनकी सही साबित हुई है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि दुनिया में 4 देश बनाते हैं लड़ाकू विमान के इंजन। फ्रांस का सफ्रान है, अमेरिका की 2 कंपनियां पैटर्न विटनी और जनरल इलेक्ट्रिक है। तो जीई को ही क्यों चुना गया इस काम के लिए? देखिए, आप अगर देखिएगा यूरोप, इसमें दो मत नहीं है कि यूरोप के भी कई जो देश हैं, जो जेट इंजन कहिए या विमान के जो इंजन है, उसमें अच्छा कार्य किए हुए हैं। और लेकिन जी से हमारा बहुत पुराना अच्छा संबंध रहा है, और उनकी भी इंजन गैस की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उसे आका है। और इसे एक आगे देखिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ले जाने की बात हुई थी। देखिए, हमने स्वीडन के साथ भी उनके भी बातचीत की थी, ग्रिपेन के साथ काफी कुछ बात आगे तक बढ़ी थी, और उनका भी जी साब जो था उसमें भी बात हुई थी बात। लेकिन हमने जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब किया, तो उसमें लगा कि देखिए, ये जो जी के साथ हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इनके इंजन भी हमने टेस्ट किया हुआ है हमारे तेजस में। जैसे आपने कहा कि उसकी आत्मा वही है, तो कहीं ना कहीं से देखिए, एक आत्मा जो विकास इंजन भी हमने बनाया था, विकिंग जिसको कहा था, वो सब था। लेकिन जी का जो इंजन था, उसके हमने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने माना कि इसका एक क्वालिटेटिव, इसका एक इम्प्रूवमेंट रहा है, और वो काफी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ जो एग्रीमेंट्स भी हुआ है, वो भारत के पक्ष में जाता लगा कि ठीक इसमें हमारे लिए उपयोगी ज्यादा हो सकता है। और आगे भी जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की, उसका भी हम डेवलपमेंट साथ साथ मिलकर कर सकते हैं। तो एक दूरगामी भी सोच है इसके अंदर, और तत्कालिक जो गुणवत्ता है उसकी भी सोच है। तो एक दोनों दोनों का मिला जुला सामंजस्य है, जिसके चलते हमने इस इंजन को और इस कंपनी को चुना। तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत बाकियों को हमने पूरा का पूरा रिजेक्ट, उनके में है, उनमें भी है खूबियां, लेकिन हमारे इसमें खूबियां ज्यादा है। तो ज्यादा जी खूबियों वालों को ज्यादा दूरगामी एक जिसका इम्प्लीकेशंस होता है, उसके इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको उसको जोड़ के आगे बढ़ा गया है।
और हम काफी दिन से इस बात को बात कर रहे थे कि किस तरह से को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और इसको लाए, तो उसमें खरा उतरा जी, इसलिए उसे चुना गया। सर जी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई है, लेकिन हमने भारत में भी हमने कावेरी इंजन डेवलप करने की कोशिश की थी। हालांकि वो 70 किलो न्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट नहीं दे पाया था, जबकि तेजस को 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए था, जबकि जी का इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। तो इससे क्या ये आशंका नहीं पैदा हो रही कि हमारा जो स्वदेशी कावेरी डेवलप करने का जो सपना था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, खत्म होगा। देखिए उस पर भी कार्य चल रहा है। और देखिए इंजन आपका और इम्प्रूवमेंट होगा तो आप MK2, MK3, MK5, MK6 मार्च जिसको कहते हैं, आप जी। आपका सातवां, छठा, पांचवा जो भी आप लाएंगे, तो हो सकता है कि आपके द्वारा स्वनिर्मित आप कार्य करते रहे ना, आप कार्य करते रहे, आप काम बहुत अच्छा हो रहा है, कई टेक्नोलॉजीज हमने उसमें विकसित भी की है। तो आज जो अमेरिका हमारे पास आया है, जैसा आपने पहले के सेगमेंट में बताया कि अमेरिका क्यों आया, तो आने का मतलब है कि हमारे पास भी एक अच्छा खासा एक ठोस धरातल तैयार हो रखा है और उस पर हम काम जी। करते रहेंगे। देखिए हम, आपने जो बताया बात सही है, लेकिन हमें उपलब्धि उस तरह से हासिल अभी नहीं हुई है। जब तक क्या हम इंतजार करते रहेंगे उपलब्धि का, या तब तक एक ट्रांजिशनल एक काम करते हैं। और ट्रांजिशनल वर्क होगा, इंजन आएगा, उस पर भी काम चलेगा, उससे भी हमारे लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लर्निंग प्रोसेस तो उसका भी रहेगा। हम अपना कार्य करते रहेंगे, हो सकता है हमारा उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो जाए, और या हम कल को अमेरिका यह महसूस करें कि R&D जी का भी वहां पर ले जाओ। ये भी बात होती है। जैसे अभी साब का बात हो रही थी, चाहे स्वीडन की बात हो रही थी, तो भारत में R&D लाने की भी बात हो रही थी कि भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के छात्रों को वहां पर ट्रेनिंग देके, और वहां पर हम एक R&D उसका एक उपक्रम करेंगे, हम एक एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन जो कि लाने की जो आवश्यकता है उसको हम करेंगे। तो वो एक उतना नहीं हो पाया फलीभूत, लेकिन यहाँ देखिए फलीभूत हो गया, तो इसको बढ़ाएंगे। दोनों रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वदेशी पिछड़ जाएगा। स्वदेशी की एक अपनी पहचान है, उसका एक अलग रास्ता है। और देखिए हमने जैसे बहुत सारे ऑपरेशनल मिसाइल्स लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्रूज मिसाइल्स की भी आप बात कर सकते हैं। तो जी। भारत जब निर्यात भी करता, आयात भी करता था, तब भी हम बनाते गए, क्योंकि उस पर भी हमें कार्य करना है। जैसे टैंक, जैसे गन्स है, आर्टिलरी गन्स है। अब देखिए जी। आज के दिन में भारत ने, हमने जो आर्टिलरी गन्स बनाया, एक तो धनुष आपने देखा है, एक ATACMS है, ये अभी के दिन में विश्व की सबसे अच्छी गन्स भारत में ही बन के तैयार हुई है। और ये किसी से भी, एलविट सिस्टम भी चलिए बन रही है, बाकी भी चल रहे हैं, बोफोर्स भी था, सब थे, लेकिन हमने अपना बनाया, डिजाइन किया, समय लगा, DRDO ने डिजाइन किया, और 3 प्राइवेट कंपनीज ने, जैसे भारत फोर्ज, महिंद्रा और टाटा पावर, इन तीनों ने मिलकर उसको एक कार्य रूप देने का, एक जिसको मैन्युफैक्चर करने का एक एक, एक, एक योजना है, और काफी अच्छी है। इस पर टेस्टेड है, ट्रायल्स हो चुका है, लंदन में जाके ट्रायल किया है लोगों ने। तो देखिए आगे बढ़ गए। उसी तरह बाकी क्षेत्रों में, जो अभी प्लेन से लेके हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं भी जी। रुकावट मैं नहीं मानता हूं कि कहीं होगी। अभी देखिए सेना की आवश्यकता है, उसको भी ध्यान में रखना है। और जैसा कि आपने सही बोला, स्वदेशी की आवश्यकता है। जब तक आप सुरक्षा में स्वदेशी नहीं लाएंगे, किसी भी युद्ध में आप एक विश्वसनीयता के साथ, विश्वास के साथ नहीं उतर सकते हैं। तो दोनों को हमें साथ लेके चलना होगा। सर आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं देश भर के। पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत का इंटरेस्ट लगातार बढ़ गया है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और रक्षा उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, मिसाइलें बन रही हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ हमारा, तेजस विमान तैयार हुआ, प्रचंड हेलीकॉप्टर तैयार हुआ। अचानक से भारत में बढ़ते रक्षा उत्पादन को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या हम निकट भविष्य में किसी खतरे का या किसी युद्ध का सामना तो नहीं करना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। रक्षा कॉरिडोर, अभी आपने, हम लोगों ने बात की कि जब तक हम अपना, कब तक हम आयात करते रहेंगे। हमें तो यहाँ पर उत्पादन भी करना होगा, शोध भी करना होगा। शोध करके हमें रक्षा उत्पादनों का, हथियारों का विकास भी करना होगा। फिर दूसरी बात जो आती है उभर कर, वो आती है, क्या एक सिंगल बायर का ही एक हम स्थिति रखें, या हम अपने जो रक्षा का जो उत्पादन हो या रक्षा शोध हो, उन शोधों को कुछ हम सब्सिडाइज भी करें।
मतलब कि केवल अगर एक ही खरीदने वाला हथियार रहेगा तो उससे क्या बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। तो आर्थिक दबाव को एक डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए विश्व भर में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई तरह के प्रयोग हुए। एक तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, जिसमें कि रक्षा तकनीकी को जो बाकी जो सामाजिक तकनीकी कहिए, सिविल जिसको कहते हैं, सिविल टेक्नोलॉजीज, नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, उसके में प्रोडक्ट्स के रूप में मिली, उसको विकसित किया गया, विकसित किया गया। जैसे वहां से जैसे नॉन मिलिट्री यूसेस भी उसके बढ़ाए गए, जिससे कि कुछ उस पर दबाव, आर्थिक दबाव कम हो। दूसरा जो होता है, एक एक परिभाषा बदली गई कि केवल रक्षा बल जो हथियारों का जो निर्यात हो वो समाज में असंतुलन, अस्थायित्व करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित करने के लिए भी होता है। तो भारत अपनी एक इस नई, जिसे फिलॉसफी कहते हैं, एक नई चिंतन के साथ विश्व बाजार में, विश्व हथियार के बाजार में उतरा कि देखिए आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, तो एक सस्ते दर पर आपको हम सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे, तो जिससे जिसको होता है विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। जो जी आयात करने वाला राष्ट्र हो, जो निर्यात करने वाला राष्ट्र हो, दोनों जी के लिए एक एक अच्छी स्थिति होगी। आपको भी सस्ते दर पर हथियार मिलेंगे। अनावश्यक हम मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को हम नहीं पुश करेंगे। बस जितनी आपकी आवश्यकता होगी हम आपको उतना ही देंगे, और हम आपके समझ सुरक्षा के समझ के अनुसार देंगे। और हमारा भी जो सुरक्षा पर जो दबाव पड़ता है हमारी आर्थिक स्थिति पर, उसको भी हम कम करेंगे। तो एक 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 नया जो सोच विश्व भर में फैलेगा, उसमें भारत एक जो विश्व गुरु सचमुच बनकर एक सुरक्षा के क्षेत्र में भी उभरेगा कि देखिए आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल और फॉरेन कंपनीज द्वारा प्रोपेल्ड, आप जो होता है कि पैसे दे के, ब्राइबरी दे के विश्व में कई जगह, खास करके विकासशील राष्ट्र में हथियार दिए जाते हैं, उसकी भी एक कमी आएगी, उसके भी सोच में एक परिवर्तन होगा। तो ये एक बड़ा ही हमारा दूरगामी विश्व व्यवस्था को हम एक एक दे सकते हैं अपना योगदान। तो इसके लिए भारत, देखिए इस जो पैराडाइम हमने शिफ्ट कर रहे हैं, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सर, मैं आपसे एक रणनीतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत का जो रक्षा व्यापार संतुलन था अभी तक वो रशिया की ओर, रूस की ओर झुका हुआ था। हमारे 60-70% जो आया था वो रशिया से हुआ करता था। अब हम अमेरिका की ओर झुक रहे हैं, और ये जो भी हाल में समझौता हुआ, आज जो समझौता हुआ, वो बहुत अहम है। तो अगर हमारा व्यापार संतुलन जो है अमेरिका की ओर झुका, तो क्या हम रशिया को चाइना के पाले में नहीं धकेलते चले जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए इसमें न, रशिया अभी भी हमारा करीब करीब जो 49% जो हम हथियार बाहर से ही ला रहे हैं, हमने 70-80% से कम किया है। 49% अभी भी है करीब करीब। और उसमें एक बहुत बड़ी बड़ा योगदान रूस का रहा है। रूस एक हमारा राष्ट्र रहा है, जो सॉरी मित्र राष्ट्र रहा है, और उसने एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। जब भी हमारी आवश्यकता जिन हथियारों की थी, उसको उसने आपूर्ति की। यह एक शीत युद्ध का समय था। शीत युद्ध में कहीं ना कहीं से एक हम जब नहीं पड़ना चाहते थे हथियारों के होड़ में, और जब हम अपने हथियार जितनी हमारी आवश्यकता है उसी के लिए सोच रखे थे, तो वैसे काल में बड़ा ही हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता था। कई हथियार के कानून आए, कई हमारे सुरक्षा के पाश्चात्य देशों में ऐसे कानून आए कि जो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो आपके है, आप ले सकते हैं तकनीक, वो एक हमें कहते हैं अपनी भाषा में स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल या आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, उसके माध्यम से हमें आधुनिक तकनीकी नहीं जाने दिया जा रहा था। और हमें वो बेचना भी चाहते थे तो पुरातन व्यवस्था बेचना चाहते थे। उनकी जो जो कंपनीज थी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थी, वो चाहती थी कि भारत में जो जो अनावश्यक हथियारों उसे डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए। तो हमने रेसिस्ट किया। लेकिन हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जब हमने हथियार की मांग की, तो उसमें एक रूस हमारे सामने खरा उतरा। हमारी कमजोर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी थी, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ करता था, हम धीरे धीरे विकसित कर रहे थे, और आज के दिन में काफी विकसित हो चुका है। और हमें उस पर अब ज्यादा दे, जब हमने मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना दिया, न्यूक्लियर बम बना लिया, हम इसरो में अब चंद्रयान से लेके गगनयान सब भेज रहे हैं, तो एक विश्व तकनीकी व्यवस्था में हमारी एक जबरदस्त पहचान हो गई है। तो अब इस पहचान को हम
किस तरह से कंसोलिडेट करेंगे, ये चुनौती है। तो नरेंद्र भाई मोदी इसी चुनौती को समझते हुए, इसी स्थिति को, परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो एक नया ट्रेंड जिसे कहते हैं प्रवृत्ति, जो पूरा जो पोस्ट कोल्ड वॉर पूरा शीत युद्ध का कहेंगे, उसमें यह होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर्म सप्लाई। उसमें कोई जो पहले जो उनका एक मित्र राष्ट्र जो कोल्ड वॉर पीरियड में, शीत युद्ध काल में जो मित्र राष्ट्र रहता था वही आपको हथियार आपूर्ति किया करता था। लेकिन जब उस तरह के ब्लॉक खत्म हो गए, जब मित्र राष्ट्र की परिभाषा बदल गई, जब आपके जो अलायंस इन सबकी परिभाषा बदल गई, आपका कल का जो दुश्मन था दोस्त बन गया, जो कल से कल तक आपके साथ जिसके एक बड़े ही कटु संबंध थे, वो संबंध अच्छे हो गए, तो उसकी कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आपके हथियारों की आपूर्ति में भी आएगा। तो चूंकि पाश्चात्य देश से पहले हमारे बड़े ही कटु संबंध हो गए थे, विशेष करके आधुनिक तकनीकी में, जिसे हमने कभी टेक्नोलॉजी डिनायल रेजिम तो हमने कंडेम किया था, इसरो पर हमारे सैंक्शंस लगे थे, हमारे जो परमाणु बम को आगे नहीं बनाने दिया जा रहा था, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। आज के दिन में अमेरिका ड्रोन बेच रहा है, रूस है सो हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स बेचा, अब हाइपरसोनिक जो कस के बन रहे हैं वहां हम अपने स्वनिर्मित किए, लेकिन सब सोनिक सुपरसोनिक इसमें हम थोड़ा सा रूस की मदद लिए थे। तो एक डाइवर्सिफिकेशन है इसमें। अमेरिका अपाचे बेच रहा है, फ्रांस हमें वो बेच रहा है, राफेल बेच रहा है। तो देखिए कई राष्ट्र आ रहे हैं, स्वीडन भी आ रहा है हमारे पास अपने बेचने के लिए। तो विश्व बाजार में अब हम परख रहे हैं कि कौन हमारे लिए हथियार जो है सो हमारे लिए उपयोगी है, उपयोगी होने के साथ साथ सस्ता भी है, साथ साथ हमारे आगे का देखिए दूरगामी भी सोचना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। और साथ जो चौथी बात मैं बोलना चाहूंगा वह है कि आगे के टेक्नोलॉजी के निर्माण में भी, संशोध में भी हमें मदद करता है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, और उसके बाद हथियार की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। तो ये एक एक नई हमारी भी सोच है, एक हमारी नई नीति है। और इस नीति में देखिए संघर्ष तो है ही, लेकिन नेतृत्व अच्छा रहे तो संघर्ष हम जीतते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हो, उम्मीद है कि बढ़ते सर, जाएंगे। एक बड़ा अहम प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल जैसी कई सारी कंपनियां भारत में हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये कंपनियां आज से 10 साल 12 साल पहले भी थी, लेकिन वो इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। अचानक पिछले 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि सब ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया? तेजस बना लिया, प्रचंड बना लिया, पिनाका सिस्टम बना लिया, आकाश मिसाइल सिस्टम बना लिया। ये हो क्या रहा है? मतलब ये कैसे संभव हो पा रहा है? नहीं नहीं, बहुत सही सवाल है। देखिए अब आप अगर आप बात करेंगे, आज 10 साल पहले आपने अगर बात किया होगा, जो लोग उस समय नेतृत्व में थे इन सारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, एचएएल के हो चाहे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, जो कि मिसाइल बनाया करती है मूलतः, और ये एरोनॉटिक नाम जैसा बोलता है, एरोनॉटिक आइटम्स बनाती है। तो देखिए इनका इनका बहुत दिन से एक मांग रही थी कि हमें आप, हमारा जो कैपेसिटी है वहां का, वो कहीं ना कहीं कई वर्ष 2 दशक पहले का फ्रीज कर दिया गया है। उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए आप हमें पैसा दीजिए। एक बड़ा ही एक फंडिंग की आवश्यकता थी कि हमारी आप फैक्ट्री है, कोई भी चीज का तो उत्पादन आप वहाँ का क्या कल पुर्जे यंत्र और कितने मशीनरी मॉडर्न है उसी पर आपका आगे बढ़ेगी बात। नहीं तो आप एक इंजन बनाए, एक कुछ चीज बनाएंगे, एक उत्पादन करेंगे। तो एक कैपेसिटी का एक्सपेंशन, जो क्षमता का बढ़ावा और क्षमता का आधुनिकीकरण, ये दोनों बहुत ही मूलभूत प्रश्न बहुत दिनों से रहे हैं। साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है वह रहा है, जिसे अभी हमने कहा, मानव संसाधन की कमी। अब सरकारी नौकरी में तो आपको पैसा बहुत कम मिलेगा, आपको पैसा ज्यादा मिलते हैं प्राइवेट में। साथ साथ वहां पर सॉफ्टवेयर जो एक नया एक फिनोमिनन भारतीय व्यवस्था में आ गया, सारे अच्छे ब्रेन्स को लेके आप सॉफ्टवेयर में लगा दे रहे हैं, तो वहां पैसा थोड़ा कहीं ज्यादा उनसे मिल जा रहा है। तो ये सारी चुनौतियां रही हैं। साथ साथ हमारा लिमिटेड डिफेंस बजट में, अब डिफेंस बजट में सबको देना है,
शोध भी कराना है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटजिक वेपन्स भी बनाना है, जनरल वेपन्स भी बनाना है। लेकिन आपको इच्छानुसार तो आप 4-5, अब आपके पास एक एक बैकलॉग भी है, आपके साथ एक 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 प्रॉब्लम्स है, आपके पास्ट जो हिस्टोरिकल कॉलोनियल लेगेसी है, जिससे कि आपको पूरा कमजोर करके रख दिया था। आपके पास एक बड़ी जनसंख्या है जो कि आपका गरीबी रेखा के से लड़ रही है। गरीबी रेखा से नहीं लड़ रही है तो उत्तम संसाधन साधन के लिए लड़ रही है, अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ रही है। तो अब कहाँ सामंजस्य स्थापित करेंगे? तो इसमें हमारे बजट बहुत ज्यादा, डिफेंस बजट हम नहीं दे पाए थे। लेकिन अब जी आर्थिक प्रगति तेजी से आ रही है। इसके देखिए सब चीज जुड़ी हुई है। एक सामरिक एक सोच जो होती है, जब आपकी आर्थिक प्रगति हो आएगी, तो एक विश्व भर में क्या होता है कि आपका 2 से 3% तक आपका डिफेंस बजट आपके जीडीपी का आना चाहिए। एक बात, एक मोटा मोटी एक एक व्यवस्था होती है। कोई 2% बोलता है, कोई 3% बोलता है। और जब आपकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी हो जाती है तो उसका 2 से 3% बजट भी काफी बड़ा हो जाता है। तो आज के दिन में आप विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का, अगर आपका 3% जीडीपी का आपको मिल जाता है रक्षा उत्पादन के लिए, रक्षा शोध के लिए, या रक्षा की आपूर्ति के लिए, तो आपका एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हर चीज में आपको रिफ्लेक्ट होगा। चाहे वह डीपीएससी होगा, आर्म्स जी प्रोक्योरमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, आर्म्स के मॉडर्नाइजेशन में रिफ्लेक्ट होगा, आर-एन-डी में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये एक कसकर हमारा, अब हम उस तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान को क्यों पागल होते जा रहा है, पाकिस्तान क्यों कोलैप्स करेगा? अब उसका कहाँ अर्थव्यवस्था, उसका अगर वो 10% सुरक्षा में लगाएगा रक्षा बजट में, और हमारा 3%, अगर हम अपना 10% डाल देंगे और वो हमसे compete करने लगेगा, तो पूरा का पूरा का देश बैंकरप्ट हो जाएगा। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान की एक तरह से उसने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने, वो हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना है। और वह हमारे सब चीजों में परिलक्षित हो रहा है। चाहे वह हमारा डीपीएसयू का मॉडर्नाइजेशन हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का थोड़ा और हमें और अच्छा करना होगा। अभी उतना अच्छा हम नहीं कहेंगे कि हो पाया है। आपको अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंट को करना होगा, जो कि एक आप बात करेंगे हमारे जो वैज्ञानिक संस्थाओं से, तो वो बहुत खुश जी नहीं रहते। तो अपना खुद का उन्होंने शुरू किया, खुद का जिसे कहते हैं ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग साइंटिफिक, वो शुरू किया है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इनसे जी ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने काफी हद तक अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में लाया है। और इसी चलते आज आप कह रहे हैं कि बड़ी लंबी नीति रणनीति के अनुसार आपके पास पहले से बेहतर स्थिति है। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है, निदान कर लिया है। चुनौतियां हैं, उनका हमें समाधान करना होगा। और छुटके छुटके, इसको कहते छोटी छोटी ये सब जो युक्तियां होती हैं, जैसे जी हमने डिपो डेवलपमेंट को प्रोडक्शन, टीओ, ये सब होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको अपनी ही कैपेसिटी पर, जो आपने शुरुआत में कहा, सुरक्षा में स्वदेशी, वही जी मूल मंत्र अंत तक रहेगा। बहुत खूब। तो आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया हमारा और इंडिया के दर्शकों का। अ, आपने बताया कि भारत में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आया है, डिफेंस सेक्टर में बजट कितना, एलोकेशन कितना अच्छा रहा है। आपने आर्थिक मामलों के जरिए भारत की आत्मनिर्भरता का रास्ता कैसे आगे साफ हुआ है, ये आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है हमारे दर्शकों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही समय समय पर आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बुलाने के लिए, हमें निमंत्रण देने के लिए। फिर मिलेंगे सर हम लोग। जरूर सर।